क्लास बेटा लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने 2x2 एंड 3x3 का नॉन होमोजेनियस सिस्टम सीखा। मार्टिन्स रूल या मैट्रिक्स मेथड से कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब नॉन होमोजेनियस सिस्टम तो सीख लिया, बेसिकली अभी हम लोग के पास ये बचा है कि 2x2 का होमोजेनियस सिस्टम एंड 3x3 का होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट होमोजेनियस सिस्टम पे आने से पहले इन्हीं 2x2 और 3x3 नॉन होमोजेनियस पे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर इन टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख के पूछे जाते हैं, तो ये लगाने बहुत जरूरी है। तो देखते बेटा इनमें डिफरेंट, इनमें खास बात, इनमें स्पेशलिटी क्या है, इन क्वेश्चंस में क्या खास बात है। तो मैंने क्वेश्चन 1 लिखा इफ दिस इज मैट्रिक्स ए फाइंड ए इनवर्स, फिर लिखा एंड यूज इट, मतलब जो भी आपने ए इनवर्स कैलकुलेट किया होगा उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग 3x3 वाले नॉन होमोजेनियस में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगाया था हम लोगों ने, पर आखिर इस क्वेश्चन में खास बात क्या है वो सीखनी है। तो बेटा ए इनवर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। ए इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हर एक बच्चा एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना जानता है, डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट करना जानता है। आप बेटा अपने आप इतनी वैल्यू खुद से कैलकुलेशन करो, मैं डायरेक्ट बोर्ड पे कैलकुलेशन करके आंसर लिखूंगा, यू कैन क्रॉस चेक कि आपका आंसर और मेरा आंसर टैली हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, आप तब तक ए इनवर्स पॉज कर दो वीडियो को और ए इनवर्स कैलकुलेट करो। कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए वाले फॉर्मूले से। तो आई होप बेटा आपने एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया होगा और एडजॉइंट का जो आंसर आएगा इस कैपिटल ए मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट आएगा, फर्स्ट रो 422, सेकंड रो -505, थर्ड रो 1 -2 एंड 3। बेटा एडजॉइंट वगैरह बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, इसलिए अब इस वीडियो में हम एडजॉइंट आपको खुद से कैलकुलेट करना है। और जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं, मतलब पहली बार इस वीडियो को ही देख रहे हैं, तो वो पिछली जो भी प्लेलिस्ट है उसमें देखें एडजॉइंट वगैरह कैलकुलेट करना कैसे सिखाया गया है। ठीक है, फिर एडजॉइंट है तो ये कैलकुलेट होके आएगा और ए का डिटरमिनेंट जब आप इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे, किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो, डिटरमिनेंट वैल्यू 10 आएगी। तो बेटा ए इनवर्स तो कैलकुलेट होके आ गया, डिटरमिनेंट वैल्यू 10 कैलकुलेट होके आ रही है। तो हमने लिखा ए इनवर्स, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ये एडजॉइंट ये कैलकुलेट होके आया है 422 -505 1 -2 3 डिवाइडेड बाय 10, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 10 आ रही है, मतलब नॉट 0 है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर गया और ये इनवर्स कैलकुलेट होके आ गया। तो ये क्वेश्चन इतना पार्ट तो सॉल्व हो गया कि ये हमारा ए इनवर्स मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया। अब इसने बोला है कि इसका यूज करके आप इस सिस्टम को सॉल्व करो, इस लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करो। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस बनाते हैं। कितनी मैट्रिक्स बनाएंगे, 3। तो फटाफट 3 मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। क्या आएगा, 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1 x 1 2 1। बेटा कोफिशिएंट x y z के कॉपी करते हैं। फिर क्या सिखाया था, वेरिएबल, फिर यहां पे क्या कॉपी करते हो, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स और ये हो गया कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब बेटा एक चीज, जनरली यूजुअली हम इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को a सिंबल देते हैं, इसको x सिंबल देते हैं और इसको b सिंबल देते हैं, तो हमें इक्वेशन मिलती है इन द फॉर्म ax = b फॉर्म। बट ये भी आपको सिखाया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए बोला गया हो और उसका यूज करके सिस्टम को सॉल्व करने के लिए बोला गया हो,
तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को सिंबल देने से पहले आप ये चेक कर लोगे कि ये जो मैट्रिक्स है, जो भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये जो गिवन मैट्रिक्स है, इनमें और इनमें आपस में रिलेशन क्या है, इनमें और इनमें आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा है 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, तो यहां पे आप देखो 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 लिखा हुआ है, तो ये a के इक्वल तो है नहीं। ध्यान से देख बेटा, ये गिवन मैट्रिक्स a के इक्वल तो है नहीं, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हम बोलते हैं जब उनके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। अच्छा, दोनों में कुछ रिलेशन दिखाई दे रही है, इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में और इस गिवन मैट्रिक्स में क्या कोई रिलेशन दिख रही है हमें? रिलेशन दिख रही है। क्या रिलेशन दिख रही है? आप देखो, ये जो 1 2 1 लिखा है, ये इस वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है, जबकि इस ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है। यहां पे -1 1 इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की सेकंड रो है, जबकि इस गिवन मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है। यहां पे 1 -3 1 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की थर्ड रो है, जबकि यहां पे 1 -3 1 थर्ड कॉलम। मतलब कि ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये a के इक्वल नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है, खास बात इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप इस a का ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हो, मैं बोलूं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करो इस गिवन A मैट्रिक्स का, तो क्या आएगा 1 -1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 -3 सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाएगा, 1 1 1 थर्ड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा। मतलब ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था ये A नहीं था, बल्कि A का ट्रांसपोज है यहां पे। इसलिए हम इसको बेटा आप A सिंबल नहीं, इसको सिंबल क्या दोगे, A डैश। क्या दोगे? A डैश सिंबल दोगे। हाँ, ये अलग बात होती, अगर ये एग्जैक्टली A के इक्वल होता तो हम यहां पे A लिख देते। ठीक है, इतना बेटा क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने क्यों इसको A डैश सिंबल दिया। यहां तक नोट करो, फिर बेटा आगे सॉल्व करते हैं। तो क्लास हमको एक इक्वेशन मिली, वी गेट a डैश x इज इक्वल टू b। बेटा a डैश यहां पे क्या है, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा अब ऐसे याद करो, रिकॉल करो कॉन्सेप्ट को। जब ax बराबर b आता था, जब ax बराबर b आता था तो a का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते थे, a का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते थे। और अगर मान लो ये 0 नहीं आता था, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिखते थे x बराबर a इनवर्स b लिखते थे, x इज इक्वल टू इनवर्स b कॉपी कर देते थे। ठीक है, यहां पे a डैश x बराबर b आया है। फिर से सुन, अगर ax बराबर b आता था तो आप a का डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करके चेक करते थे कि वो कैसी वैल्यू है। यहां पे क्या कैलकुलेट करके चेक करोगे, यहां पे a डैश का डिटरमिनेंट चेक करोगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a डैश, डिटरमिनेंट ऑफ a डैश। और बेटा हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो तो आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, डिटरमिनेंट वैल्यू सेम आती है। तो सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a डैश विल बी सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ a, और जो कि 10 आया है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a डैश 0 नहीं होगा। भाई अगर डिटरमिनेंट a 0 नहीं है तो डिटरमिनेंट ऑफ a डैश भी सेम होगा, वो भी 0 नहीं होगा। तो अब आप यहां से लिखोगे इट इंप्लाइज, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, इट इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो आप x को क्या लिखोगे, यहां पे ax बराबर b से x आता था a का इनवर्स, इस a का इनवर्स इनटू b, तो यहां पे क्या आएगा a डैश का इनवर्स। बेटा ये जो डैश है ये ट्रांसपोज का सिंबल है, ये -1 लिखा है, -1 का मतलब क्या हो गया, इनवर्स। तो यहां पे a था तो a इनवर्स लिखा, यहां पे a डैश है तो a डैश का इनवर्स लिखा इनटू b।
तो वी गेट इफ a डैश x बराबर b देन x इज इक्वल टू a डैश का इनवर्स इनटू b। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये बेटा हम रब कर देते हैं। यहां तक बेटा बहुत इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि पहली चीज वो मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी वो a डैश थी। दूसरा a डैश का डिटरमिनेंट a का डिटरमिनेंट सेम होता है, इसका भी यूज करना है। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। तो हमको मिला x बराबर a डैश का इनवर्स इनटू b। यहां से इधर अब दिमाग में ये आ रहा है यार कि अभी हम लोगों ने a का इनवर्स कैलकुलेट किया। किसका इनवर्स कैलकुलेट किया? a का। अब ये कह रहा है कि a ट्रांसपोज का इनवर्स कैलकुलेट करो, a के ट्रांसपोज का इनवर्स कैलकुलेट करो और b से मल्टीप्लाई करो। तो हम यहां पे अब a डैश का ट्रांसपोज कैलकुलेट नहीं करेंगे, सॉरी a ट्रांसपोज का इनवर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बेटा एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। क्या पढ़ी है? मैंने आपको 22 की पॉइंट्स लिखाए थे, तो वहां पे आप पन्ने में रट के देखो, एक की पॉइंट ये भी लिखा होगा कि अगर A ट्रांसपोज का इनवर्स निकालते हो, A ट्रांसपोज का इनवर्स निकालते हो, वही आएगा जो A इनवर्स का ट्रांसपोज आएगा। A ट्रांसपोज का इनवर्स सेम एज A इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है भाई? तो आप बताओ A ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हो गया? A ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हो गया? ये बेटा लिखा हुआ A इनवर्स जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था। तो हमने क्या करना है, इसी A इनवर्स का क्या कैलकुलेट कर लेना है? ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेना है। तो बेटा क्या करना है, इसे इनवर्स में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। तो क्या आएगा? अच्छा नीचे 10 से डिवाइड ऐसे कर दो, 10 को बाद में अंदर ले जाएंगे। तो क्या आएगा? 4 2 2 फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 4 2 2। फिर -505 सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में लिख दो -505। ठीक है भाई? एंड थर्ड रो 1 -2 3 1 -2 3। ठीक है क्लास? क्योंकि A इनवर्स ये आया था, A इनवर्स का ट्रांसपोज निकाल दिया तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 10। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको बेटा हम रब कर दें, कोई यूज नहीं है। हमको A ट्रांसपोज का इनवर्स ये मिल गया 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 डिवाइडेड बाई 10। यहां तक नोट करो, फिर फाइनली बताते हैं क्या करना है। अब फाइनली बेटा हमें करना क्या है, ये जो x लिखा है तो लिखो यूजिंग x बराबर A ट्रांसपोज इनवर्स इनटू b। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? ये देख A ट्रांसपोज का इनवर्स ये रखा है और आपने जहां पे ax बराबर A डैश x इक्वल टू b इक्वेशन फॉर्म करी थी, इक्वेशन नंबर 4, वहां पे कांस्टेंट मैट्रिक्स देखो ये थी 402, b कांस्टेंट मैट्रिक्स 402। तो हमने ये मैट्रिक्स लिखी 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 डिवाइडेड बाय 10 और b मैट्रिक्स है 4 0 2। बेटा आप एक काम किया करो, ऐसे क्वेश्चन में जो ये डिवीजन होता है ना, इसको फाइनली बाद में पूरी कैलकुलेशन करने के बाद अंदर लेके जाया करो, कैलकुलेशन इजी होती है। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? हमें x की वैल्यू मिल गई मल्टीप्लिकेशन रो कॉलम वाइज क्या आएगा 16 फिर 0 और 2 16 0 2 प्लस हो गया, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम सॉरी सेकंड रो इस कॉलम एक ही है 8 फिर 0 क्या आएगा -2 × 2 -4 फिर थर्ड रो और इस कॉलम का प्रोडक्ट 2 × 4 8 2 × 4 8 5 × 0 0 एंड 3 × 2 6 और डिवीजन में अभी 10 बचा है।
तो कैलकुलेशन होके फाइनली आंसर क्या मिला हमको, x comes out 16 plus 2 18, 8 minus 4 4 and 8 plus 6 14 divided by 10। अब ये जो x है बेटा ये तो हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स है, क्लास x मैट्रिक्स का है, वेरिएबल मैट्रिक्स विच इज x y z। 10 को इनसाइड ले जाओ तो 18 by 10, 4 by 10 and 14 by 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, आंसर सेकंड पार्ट का 18 by 10 को सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर दो तो क्या आएगा 9 by 5, ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 by 5 और z की वैल्यू 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7 by 5। ये आंसर आ गया हमारा सेकंड पार्ट का। नोट डाउन बेटा, और कैलकुलेशन करके जो भी एक्स वाई जेड आया अपनी इक्वेशंस में रख के क्रॉस चेक कर लिया करो, हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नोट डाउन बेटा। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है डिफरेंट टाइप का, वो है इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है, बोलेगा एंड यूज इट, किसका यूज करके, फाइंड ए बी बोलेगा, फाइंड ए बी एंड यूज इट। यूज इट का मतलब यूज ए बी, यूज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, मतलब पहले तो आप ए बी कैलकुलेट करो, कई बार ए इंटू बी कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, कई बार बी इंटू ए कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा फाइंड बी ए, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस आपको अपनी रेफरेंस बुक में या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसने बोला ए और बी अगर ये है, ए बी कैलकुलेट करो, तो पहले हम ए इंटू बी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू, ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, दिस इज मैट्रिक्स बी। तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाया, क्या आया 11, फिर +2 एंड -21, तो 13 - 21 क्या आएगा -8 लिखा। अब मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन में पर्टिकुलर इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की बात हो रही है जहां पे ए बी का यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करना हो। ठीक है, तो वहां पे हम पूरा प्रोडक्ट कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे, पूरा प्रोडक्ट आपको एक एक स्टेप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं भी। अक्सर इन टाइप के क्वेश्चंस में प्रोडक्ट इस फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में, डायगोनल में वही एलिमेंट आएगा जो यहां पे आएगा, सेम एलिमेंट आएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट करने पे 0 आते हैं। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करने पे मान लो यहाँ पे 7 आ रहा होता तो मैं यहाँ पे 7 7 7 लिख देता और बाकी सब जगह में 0 लिख देता। इसका मतलब ए बी की वैल्यू क्या मिल गई, -8 कॉमन ले लोगे और मैट्रिक्स से जब कोई एलिमेंट बाहर निकलता है तो सब नंबर्स पे डिवाइड होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बेटा ए बी की वैल्यू आ गई -8i, इसको इक्वेशन बना दी हमने 4, 3 इक्वेशन ये है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दी। तो यहां तक बेटा नोट करो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब बेटा करना ये है, अब ए बी तो कैलकुलेशन होके आ गया, अब इस सिस्टम को सॉल्व करना। तो सिस्टम को सॉल्व करने का बेसिक तरीका आपको पता है, आप 3 मैट्रिसेस फ्रेम करोगे। तो 3 मैट्रिक्स में फर्स्ट में कोएफिशिएंट कॉपी करते हैं, 1 4 1 1 -3 2, यहां पे x y z और ये हमारा है कांस्टेंट मैट्रिक्स 6 12 1। फिर हम इसको ax बराबर b लिख देते हैं, ax बराबर b लिख देते हैं। बट फिर से बेटा जब भी कुछ सिंबल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हो मैट्रिक्स के, तो सिंबल्स देते समय प्रिकॉशन हमको करनी पड़ेगी। आप बताओ ये मैट्रिक्स सिंबल a है या सिंबल b है, चेक करना पड़ेगा। तो 1 - 2 3 1 4 1 1 - 3 2 एग्जैक्टली मैट्रिक्स A है, तो इसको मैट्रिक्स A ही नाम देंगे और कोई नाम दे नहीं सकते, पर्टिकुलर A मैट्रिक्स ही है।
ये तो वेरिएबल मैट्रिक्स x हो गई। अच्छा Ax बराबर यहां b लिखते हो, पर ध्यान से देखो बेटा b मैट्रिक्स आपको यहां पे ये दे रखी है, b मैट्रिक्स तो कोई और मैट्रिक्स गिवन है। इसका मतलब अब यहां पे आप इसको b मैट्रिक्स सिंबल ले दे सकते हो, बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, कोई भी अल्फाबेट जो आपको अच्छा लगता हो आप यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको ले लिया C। तो इसका मतलब इन इक्वेशंस का बेटा काम खत्म हो गया, इसको रब कर देते हैं। हमको क्या मिला, V गेट Ax बराबर C। इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन नंबर 5 है। अच्छा Ax बराबर C आ गया, अब क्या कैलकुलेट करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करोगे, इस A का डिटरमिनेंट वैल्यू। मेरा डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करने पे -8 आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हो गई आप लोगों के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, -8 आएगा, कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है। अब ये क्या है, 0 नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। तो अगर Ax बराबर C में A का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आया, तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 x को आप क्या लिख सकते हो, A इनवर्स C लिख सकते हो। x को क्या लिख सकते हो, A इनवर्स C। भाई रिकॉल करो कॉन्सेप्ट, अगर Ax बराबर B आता था तो x बराबर क्या लिखते थे, A इनवर्स B, x की वैल्यू A इनवर्स B लिखते थे। तो Ax बराबर C ही तो आया, तो x बराबर A इनवर्स C हो जाएगा। और C हमारी ये वाली मैट्रिक्स है, तो हम कहीं पैरेलल में C मैट्रिक्स कॉपी कर लेते हैं। C मैट्रिक्स हमारी है 6 12 1, और इसको अब हटा देते हैं, इसका कोई भी यूज अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो वी गेट x बराबर A इनवर्स C। अब यहां पे खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, वो ये था कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी उसको सिंबल B नहीं लेना था, ठीक है, B लेते तो गड़बड़ हो जाता। दूसरा खास बात यह है कि A इनवर्स, मान लो अब आपको आदत पड़ गई है, क्या आदत पड़ गई है कि आपने A इनवर्स एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A निकाला। भाई A इनवर्स का ये फॉर्मूला सबको याद है कि इसके बाद यही काम बचता है, ठीक है, एडजॉइंट A निकाल लो, डिटरमिनेंट A से डिवाइड कर दो, और C मैट्रिक्स, ये जो C मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, और फटाफट फटाक से x y z की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। ठीक है, हमने एडजॉइंट A निकाला, डिटरमिनेंट A निकाला, एडजॉइंट A निकाला, डिटरमिनेंट A निकाला, A इनवर्स आ गया, C से मल्टीप्लाई कर दिया, कंपेयर करके x y z की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड AB एंड यूज AB। यूज इट का मतलब यूज AB सॉल्व। तो बेटा हमने जो AB बराबर -8 इक्वेशन बना रखी है, आप बताओ कहीं भी AB का यूज हुआ, कहीं भी AB का यूज किया हमने, कहीं भी अभी तक AB का यूज नहीं हुआ है, मतलब इस प्रोडक्ट का यूज कहीं भी नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये है कि जो भी इनवर्स कैलकुलेट करना होगा, जो भी इनवर्स कैलकुलेट करना होगा वो हम एडजॉइंट वाले फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट करेंगे। आई रिपीट अगेन कि जब भी हमको इनवर्स की नीड पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन में, प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करने में, तो हम जो भी प्रोडक्ट कैलकुलेट किया होगा उसका यूज करेंगे। जो भी प्रोडक्ट वाली इक्वेशन कैलकुलेट करी होगी उसका यूज करेंगे। उसका यूज क्या कैलकुलेट करने में करेंगे, इनवर्स कैलकुलेट करने में करेंगे, इनवर्स कैलकुलेट करने में करेंगे। अब बेटा इधर देखो, अब आप लिखो सिंस AB इक्वल टू -8i, AB इक्वल टू -8i, ये इक्वेशन नंबर 4 है। आपको किसका इनवर्स चाहिए, आपको A का इनवर्स चाहिए, और A का डिटरमिनेंट -8 है जो कि 0 नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे A इनवर्स एग्जिस्ट
ब्रैकेट में रीजन लिख दो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। तो प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में जिस सिंबल का इनवर्स चाहिए होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो, जिस सिंबल का, मैट्रिक्स नहीं बोल रहा, जिस सिंबल का, किस सिंबल का, ए का इनवर्स चाहिए। तो ए की पोजीशन क्या है? ए की पोजीशन प्री है कि पोस्ट है? ए की पोजीशन प्री है, तो हम क्या लिखेंगे? प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड, किस इक्वेशन में? इन इक्वेशन नंबर 4। तो जब आप इसमें प्री मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में -8 ए इनवर्स इंटू वाई। हमने इक्वेशन 4 में दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, दिस इज ए इनवर्स। अब बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें, इसका काम खत्म हो गया है, इसको रब कर देते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ये मैट्रिक्स सी है, तो इधर आ जाओ बेटा, क्या आएगा? ए इनवर्स ए को एक साथ लिख सकते हो इंटू बी इक्वल टू ए क्लास ए इनवर्स इंटू आई। किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स आती है, ये -8 है तो -8 लिखा, और ए इनवर्स आई क्या दे देगा? ए इनवर्स, और ए इनवर्स ए क्या देता है? आई इंटू बी इज इक्वल टू -8 ए इनवर्स, और आई इंटू बी क्या देगा? बी इज इक्वल टू -8 ए इनवर्स। तो आप बताओ ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई? ए इनवर्स की वैल्यू हो गई -b/8। ए इनवर्स की वैल्यू हो गई, ये बेटा -8 डिवाइड कर दो तो इनवर्स हो गया -b/8 हो गया। यहां तक नोट कर लो बेटा। अब बेटा क्या करना है? अब हमारे पास ये लिखा है x बराबर ए इनवर्स c, तो हम लिखेंगे यूजिंग, ये बेटा रफ कर देते हैं, बस ए इनवर्स -b/8 है, यहां कॉपी कर लेते हैं, ए इनवर्स -b/8। b क्या है? b ये वाली मैट्रिक्स है। तो क्लास नाउ यूजिंग x इक्वल टू ए इनवर्स c, और ए इनवर्स क्या है? माइनस का b/8, -b/8 इंटू c। x को आप xyz लिख दो, भाई वेरिएबल मैट्रिक्स है, xyz है। अच्छा माइनस साइन तो बेटा लिखा रहने दो, दिस इज -p, माइनस साइन ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। बी मैट्रिक्स क्या है आपकी? बी मैट्रिक्स ये है 11 - 5 -14 -1 -2 -7 1 6 इंटू सी। सी मैट्रिक्स ये है 6 12 1। बेटा देख सी कांस्टेंट मैट्रिक्स विच इज 6 12 1, नोट कर लिया, हटा दो, एंड डिवाइडेड बाय 8। तो ये सब तो अब हमें नहीं चाहिए, कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या आएगा। इसका मतलब xyz इज इक्वल टू माइनस डिवाइडेड बाई 8। बेटा रो और कॉलम वाइज तो क्या आएगा? 11 इंटू 6 66, -5 इंटू 12 -60, -14 इंटू 1 -14। फिर सेकेंड रो इस कॉलम से -6, -1 इंटू 12 -12, एंड 2 इंटू 1 +2 +2। फिर -7 इंटू 6 -42 +12 +6 डिवाइडेड बाई 8। क्या आ गया? 66 -6 तो हो गया हमारा 6
इतना पोर्शन 6 देगा। 6 माइनस 14 माइनस 8। फिर ये बेटा माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 माइनस 18 प्लस 2 माइनस 16 और ये 12 प्लस 6 18 आएगा और माइनस 42 प्लस 18 कितना दे देगा 24 माइनस में। ये माइनस इनसाइड ले जाओ तो बताओ क्या आ जाएगा। ध्यान दे बेटा, ये वाला माइनस हम अंदर लेके जाएंगे तो ये ऐसे बनेगा और इस 8 को भी अंदर ले जाओ, मतलब माइनस 8 को अंदर लेके जा रहे हैं तो 8/8 1 आएगा और माइनस माइनस प्लस तो 1 आ जाएगा। फिर ये प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16/8 2 और प्लस 24/8 3। इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो गई। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट x is equal to 1, y is equal to and z is equal to 3। तो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन। ये किसी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का यूज करके गिवन लीनियर सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं, नोट कर लो। बेटा अगला क्वेश्चन, अभी जस्ट जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, बेसिकली मैंने एक सेम क्वेश्चन उसी टाइप का उठाया, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन लिखा गया है। बस उसकी उस चीज को समझना है। क्वेश्चन तो सिंपल है, क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, फाइंड बी इनटू ए। पिछले क्वेश्चन में बोला था फाइंड ए बी, यहां बोल रहा है फाइंड बी एंड यूज इट टू सॉल्व। मतलब क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टाइप का है। इसमें नई बात क्या है वो जहां वहां पे पहुंचेंगे तो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो बेसिकली पहले बेटा फटाफट हम बी ए कैलकुलेट करते हैं। बी इनटू ए, बी मैट्रिक्स 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 एंड ए मैट्रिक्स 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। तो b इंटू ए इक्वल्स टू क्या बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में, पहली रो पहला कॉलम उठाओ मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 0 6 आ गया। तो डायगोनल में 6 लिखो, बाकी सारे एलिमेंट 0 लिखो। आई होप बेटा इतना तो क्लियर हो गया होगा। इट इंप्लाइज bA की वैल्यू तो कैलकुलेट होके आ गई 6i। bA कैलकुलेट कितना होके आ गया 6i कैलकुलेट होके आ गया। एक आंसर तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, आंसर नंबर 1। फिर कह रहा है कि bA प्रोडक्ट का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमको 3 मैट्रिक्स बनानी होती है। तो हम 3 मैट्रिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम इस सिस्टम पे आ गए तो है क्या सिस्टम में, अगर आप एक चीज देखोगे ऑब्जर्वेशन करोगे भाई y z है, यहां पे x भी आ गया, यहां x y z तीनों है, मतलब ये 3x3 का सिस्टम है। 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। ठीक है, हर एक इक्वेशन में तीनों वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अल्टीमेटली x y z तीनों की प्रेजेंस है और 3 इक्वेशन है। तो ये 3x3 का सिस्टम हो गया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा भाई, हम लोग की बेसिकली आदत क्या पड़ी है, हम लोग लिखते कैसे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में x y z का कोफिशिएंट कॉपी करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का टर्म ही मिस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 0 into x लिख सकते हो ना। मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन में 0 1 और 2। तो एक चीज तो ये है कि कई बार x y z में इक्वेशन होगी पर किसी इक्वेशन में x छोड़ दिया, किसी में y, किसी में z स्किप कर दिया, तो उसके कोएफिशिएंट को हम 0 लिख देंगे। ठीक है भाई। अब सेकंड इक्वेशन में x 1 है, y की वैल्यू -1, y का कोएफिशिएंट -1 है, यहां z मिसिंग है तो z का कोएफिशिएंट 0 हो गया। थर्ड में x y z तीनों है तो क्या आया 2 3 4 2 3 4। फिर ये मिला x y z और ये आया 7 3 और 7। पहला चीज हमने क्या सीखा
कि अगर 3 इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो और किसी में कोई सिंबल मिसिंग हो तो उससे कोएफिशिएंट को 0 लिख देना है। अब इसमें एक आगे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कह सकते हो उसको, कि जब आगे प्रोसीड करोगे तो जो प्रॉब्लम आने वाली है वो मेन पॉइंट है इसका। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट वही है कि आगे प्रॉब्लम क्या आएगी और उस प्रॉब्लम से बचना कैसे है। हुआ ये कि हमने इस मैट्रिक्स को लिखा, ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो अब इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हमें कोई सिंबल देना है और 100% ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये या तो मैट्रिक्स ए होगी या मैट्रिक्स बी होगी। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई मैट्रिक्स होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए निकल के आई थी, बट हमने जब ऑब्जर्वेशन किया तो ऑब्जर्वेशन करने पे 0 1 2 मिला। 0 1 2 कहां लिखा है? यहां ए में तो लिखा नहीं है। 0 1 2 हमको मिल रहा है यहां बी मैट्रिक्स में मिल रहा है। बी मैट्रिक्स में 0 1 2 यहां पे लिखा हुआ है, बट दिक्कत यह है कि यहां तो फर्स्ट रो में लिखा है, बी मैट्रिक्स में 0 1 2 कहां लिखा है? थर्ड रो में लिखा है। फिर 1 1 0 यहां सेकंड रो में लिखा है और यहां पे क्या लिखा है? फर्स्ट रो में लिखा है। ऐसे 2 3 4 यहां पे कहां लिखा है? यहां लिखा है थर्ड रो में और यहां लिखा है सेकंड रो में। इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए तो दिख ही नहीं रहा, बट इसको हम बी भी नहीं लिख सकते, बी मैट्रिक्स भी नहीं लिख सकते। अब तो दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई। अब फिर हम लोगों ने पढ़ा था, चेक कर लो क्या बी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अभी उस टाइप का क्वेश्चन किया हम लोगों ने। तो अगर बी का ट्रांसपोज होता, अगर ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इस बी का ट्रांसपोज, क्योंकि एलिमेंट तो सब मैच कर रहा है, बस हो सकता है ट्रांसपोज हो जाए। तो आप बताओ 1 1 0 यहां पे लिखा 0 1 2, मान लो 0 1 2 यहां फर्स्ट रो में है। अगर ये मैट्रिक्स इस बी का, अगर ये मैट्रिक्स इस बी का ट्रांसपोज होता तो 0 1 2 अगर यहां फर्स्ट रो में है तो 0 1 2 यहां फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए था। कहां लिखा है? 0 1 2 लिखा ही नहीं है। मतलब यहां पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ना तो ये ए और बी में से कोई मैट्रिक्स है और ना ये वाली मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट होके आ रहा है। अब है क्या इसमें अच्छा समझने वाला पॉइंट क्या है? आप बताओ, मैंने ये जो इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रिंट होके आएंगी, एग्जैक्टली ऐसे, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। इस क्वेश्चन में अच्छा बात यह है कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ठीक है। पर अगर कोई बच्चा इसको इक्वेशन 1 ले ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले, इसको इक्वेशन 3 मान ले, कोई दिक्कत है? भाई किसी भी इक्वेशन को 1, किसी भी इक्वेशन को 2, किसी भी इक्वेशन को 3 अज्यूम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो बस ध्यान यही लगा दो कि हम इन इक्वेशंस का सीक्वेंस चेंज कर दें। तो आप देखो यहाँ 1 1 0 लिखा है, बी मैट्रिक्स है पहला। तो 1 1 0 कहां मिल रहा है? 1, x का कोएफिशिएंट 1, y का -1 और z का 0 है। मतलब हमारे अकॉर्डिंगली ये हमारी इक्वेशन हो गई 1, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? 2 3 4, तो 2 3 4 थर्ड में लिखा है, मतलब ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई और ये वाली इक्वेशन हमारी हो गई थर्ड। तो इनको सीक्वेंस चेंज कर दिया हमने, ठीक है बेटा। अब देखो इक्वेशन 1 ये है 1 1 0 एंड सो ऑन। तो अब हम इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं according to our new sequence. This is equation 1, ये हटा दिया, this is equation number 2 and this is equation number 3, ठीक है क्लास। तो इक्वेशन 1 के जो कोएफिशिएंट हैं, इक्वेशन 1 के जो कोएफिशिएंट हैं वो फर्स्ट रो में लिखो। मतलब 1 1 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 1 0। इनको भी हटा देते हैं। फिर सेकंड इक्वेशन हमारे अकॉर्डिंगली है ताकि बी सेट हो जाए, तो 2 3 4 लिखा। और थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है? थर्ड इक्वेशन हमारी है ये
तो 0 1 2। लेकिन फिर से ध्यान रखना है कि अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन जो एग्जाम में लिख के आई थी इनका सीक्वेंस आपने चेंज कर दिया, थर्ड वाले को फर्स्ट मान लिया, ऐसे करके अगर आप एज्यूम करते हो तो फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड में क्या लिखा है 3 लिखा है, तो कांस्टेंट मैट्रिक्स में भी ये ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा। आप बताओ फर्स्ट इक्वेशन आपने इसको मिडिल वाले को माना है तो फिर मिडिल वाले में ये 3 ऊपर आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा। और सेकंड हमारा हो गया था ये वाला, तो मतलब ये 17 आ जाएगा, और ये हमारा हो गया है थर्ड, तो ये आ गया 7। भाई सीक्वेंस हम कैसे भी लिख दें, इक्वेशन जो 3 है हम उसको 1 मान के लगा दें, 2 मान के लगा दें, 3 मान के लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसा करने से फायदा हो रहा है, कई बार बताया है जहां फायदा हो वहीं जाना है, तो फायदा इसी में है। अब इसको मैट्रिक्स को देखो 1 -1 0 2 3 4 0 1 2, ये मैट्रिक्स B हो गई, ये मैट्रिक्स X हो गई, और ये मैट्रिक्स हमारी हमने मान ली C हो गई। वी गेट BX बराबर C, और BA बराबर कितना आया है 6i आया है, तो इसको बेटा कॉपी कर लेते हैं। BA बराबर -6i आया था, BA बराबर 6i आया था, इसका अभी हम यूज कर लेंगे। नाउ वी गेट BX इज इक्वल टू C। अब बेटा B का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो B का डिटर्मिनेंट वैल्यू खुद से कैलकुलेट करना है, B का डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा 6। तो B का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, 6 आया, 0 के बराबर नहीं है, तो इट इंप्लाइज B इनवर्स एग्जिस्ट। B इनवर्स एग्जिस्ट, तो बताओ यहां से आप X को क्या लिखोगे, X को आप लिख दोगे B इनवर्स इंटू C, X को लिख देंगे B इनवर्स C। याद करो ना बेटा, अगर AX बराबर B आता था और डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता था तो X को A इनवर्स B लिखते थे ना, बस BX बराबर C आया, और B का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो X बराबर B इनवर्स C हो गया। तो यहां तक नोट कर लो, फिर आगे मैं बताऊं आगे करना क्या है। तो वी गेट बेटा X इज इक्वल टू B इनवर्स C। अब फिर से क्वेश्चन में इसने ये बोल दिया था कि BA का यूज करना है, तो BA बराबर कितना है, इसके बाद आप लिखोगे यूजिंग BA बराबर 6i। बेटा हमको इनवर्स किसका कैलकुलेट करना है, क्लास इनवर्स कैलकुलेट करना है B का इनवर्स चाहिए हमें, तो यूजिंग इस स्टेप के बाद ये लिखोगे यूजिंग BA बराबर 6i। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना है 6 नॉट इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया B इनवर्स इंटू BA इक्वल टू B इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई कर दिया, B इनवर्स इंटू BA इक्वल टू 6 टाइम्स B इनवर्स इंटू I। बेटा हमें X बराबर B इनवर्स C मिला, अब हमको B इनवर्स में निकालना है, बट B इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है यहां एडजॉइंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें BA का यूज भी तो करना है। तो BA बराबर 6i आ रखा था, तो यहीं पे हमने B इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, और एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो B इनवर्स B इंटू A बराबर 6, और B इनवर्स I कितना हो जाएगा, B इनवर्स B I दे देगा, I इंटू A बना, और I इंटू A क्या हो जाएगा A। तो आप बताओ क्लास B इनवर्स कितना हो गया A/6। मतलब हम बेटा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर BA बराबर 6 है तो आप ऐसे सोच लो कि अगर B इनवर्स निकालना है तो ये क्या आ जाएगा A/6 आ जाएगा, ठीक है। बट पूरी कैलकुलेशन एग्जाम में शो कर दिया करो, इन केस टाइम कम हो तो डायरेक्ट भी आप लिख के आ सकते हो। तो X बराबर B इनवर्स 6 आया। ये बेटा C मैट्रिक्स है, अभी इसका यूज करेंगे। तो X बराबर B इनवर्स C,
x हमारा है एक्स वाई जेड और b इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है a/6, तो आप b इनवर्स की जगह पे क्या लिखोगे a/6 इंटू c। तो ये हो गया बेटा x y z। अब a मैट्रिक्स हमारी है ये वाली, दिस इज मैट्रिक्स A, क्या है 2 2 -4 -4 2 -4 एंड 2 -1 5 और C मैट्रिक्स है 3 17 7 और डिवाइडेड बाय 6। बहुत क्विकली बेटा कैलकुलेशन करते हैं हम लोग और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 6, फिर 2 इंटू 17 34 और -4 इंटू 7 -28, -4 इंटू 3 -12, 2 इंटू 17 34, -4 इंटू 7 -28, फिर 2 इंटू 3 6 -17 एंड 5 इंटू 7 35, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 6। तो क्या मिला भाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 34 और 6 हो गया 40, 40 - 28 12, ये 28 और 12 40, सेम साइन ऐड हो गया -40 + 34 -6, 35 और 6 41, 41 - 17 24, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6। बेटा 6 को जब आप इनसाइड लेके जाओगे तो क्या रहेगा 2 -1 एंड 4, तो कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 4। और बेटा अपनी आंसर्स को आप क्वेश्चंस में x y z में पुट करके देखोगे, सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। बेटा अगला जो क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन में जो मेन चीजें सिखाने लायक है वो सिखा दूंगा, आंसर दे दूंगा, आपको ट्राई करना, आंसर आ जाएगा। मतलब कई बार ये एक्स वाई जेड डिनोमिनेटर में लिख के आते हैं, बोलेगा सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हमें क्या करना है, हम ऐसे क्वेश्चन में 1/x को u मान लेंगे, 1/v को 1/y को v ले लेंगे एंड 1/z को w ले लेंगे। 1/x को u ले लेना है, 1/y को v ले लेना है, 1/z को w। तो आप बताओ इक्वेशन 1 हमारी क्या हो जाएगी, 1/x तो u है तो 2u मिलेगा, 1/y हमारा v है तो 3v प्लस 10w इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल टू 1। थर्ड 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हमारी हो गई 3, 4 एंड 5। अब जो काम आप x, y, z में करते थे वो काम आप u, v, w वाले में करोगे। मतलब इसको एक मिनट के लिए आप भूल जाओ, मेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका ये है। तो बस आप जब 3 मैट्रिसेस ट्रेन करोगे तो सारी चीजें सही रहेंगी, बस यहां पे आप क्या लिखोगे u, v, w लिख दोगे, ठीक है। और ये तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है 2 3 10 4 -6 5 6 और ये है 9 और ये है -20, यहाँ पे 4 1 2 आ जाएगा। इतना बड़ा समझ में आ गया। इसको हम ले लेंगे a। अच्छा जनरली हम वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल X मानते थे, अच्छा वहां पे x y z आता था ना, तो x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, u v w फॉर्म में है तो कैपिटल U मान लेना। हमें मान लिया कि ये जो हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स है दैट इज कैपिटल U है और दिस इज इक्वल टू b, तो हमें au बराबर b टाइप से इक्वेशन मिल जाएगी।
फिर आप क्या करोगे, फिर आप फाइंड करना ए का डिटर्मिनेंट। मैं स्टेप्स बता रहा हूं कैसे प्रोसीड करना। आप क्या करोगे, ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे। ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। कितना आएगा अभी आपको बता दूंगा, आंसर भी बता दूंगा। ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से आप बताओ u बराबर क्या लिखोगे, a इनवर्स b। ठीक है बेटा, a x बराबर b में आप x बराबर a इनवर्स b लिखते हो। मतलब किसको लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ते हो, x को। x क्या होता है, वेरिएबल मैट्रिक्स होती है। तो यहां पे वेरिएबल मैट्रिक्स क्या होगा, u हो गई। तो हम u को इधर छोड़ेंगे, a इनवर्स इनटू b लिख देंगे। और पहले a इनवर्स लिखना है, फिर b लिखना है। अब क्या करना है, a का इनवर्स निकाल लेना है। तो इसके बाद आप फाइंड कर लोगे a इनवर्स किस फॉर्मूले से, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a से। मतलब a का एडजॉइंट का मतलब ये वाली मैट्रिक्स से है, इसका एडजॉइंट निकाल लेना। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के बाद जो भी इसका डिटरमिनेंट आएगा उससे डिवाइड कर देना। तो ये a इनवर्स आ जाएगा। फिर a इनवर्स को B मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, 4 1 2, ये वाली मैट्रिक्स B है। तो A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी, बस आपको करना क्या है, आपको करना ये है U। तो U बराबर आप क्या लिखोगे, U बराबर लिखोगे आप UVW, इधर UVW मैट्रिक्स लिख देना। और यहां पे फाइनली जो A इनवर्स B कैलकुलेट होके आएगा, यहां पे एक नंबर आएगा, यहां पे एक नंबर, यहां पे एक नंबर, यहां पे एक नंबर कैलकुलेट होके आएगा। तो हम कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, U की वैल्यू निकाल लेंगे, V की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब हमको U मिल जाएगा, हमको V मिल जाएगा, हमको W मिल जाएगा। बट उसने UVW तो पूछा नहीं, उसने बोला है इस सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब पूछ, अब भी वो आपसे x y z रहा है, मतलब स्मॉल x पूछ रहा है, स्मॉल y पूछ रहा है, स्मॉल z पूछ रहा है। तो वापस यहां आ जाना। आपने यहां से u v w कैलकुलेट किया होगा। आप बताओ, अगर 1 अपॉन x की वैल्यू u आपने एज्यूम करी है, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल x कितना हो जाएगा, 1 अपॉन u। बताओ यहां से स्मॉल y कितना हो जाएगा, 1 अपॉन b। और यहां से स्मॉल z कितना हो जाएगा, 1 अपॉन z कितना हो जाएगा, 1 अपॉन w। मतलब यहां से तो आप u v w की वैल्यू निकालोगे, बट आंसर हमें x y z का लिख के आना है। तो फाइनली आंसर x y z क्या आएगा, जो भी u v w की वैल्यूज आई होंगी उन u v w वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना होगा। तो हमको x y z की वैल्यू मिल जाएगी, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना नोट करो बेटा, फिर मैं आपको आंसर कॉपी करा देता हूं, इसका आंसर क्या आएगा। बेटा इसमें ये जो ए मैट्रिक्स आप बनाई थी आपने, इसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स ये कैलकुलेट होके आएगा 75 150 75 110 minus 100 30 72 0 minus 24 अपॉन 1200। 1200 क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ है। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये एडजॉइंट ऑफ है। तो आपके पास AU बराबर B से U बराबर A इनवर्स B आएगा। आप जब A इनवर्स एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट से निकालोगे तो एडजॉइंट ये निकल के आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A 1200 कैलकुलेट होके आएगा, ये A इनवर्स आ जाएगा। फिर बस इस A इनवर्स को B मैट्रिक्स, आप इस B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना। तो फाइनली सॉल्व करने पे जो आपको UVW की वैल्यूज मिलेंगी, जब आप उस UVW की वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो x y z की वैल्यू, x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी, z की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है बेटा, सॉल्व करना और जो भी इसका आंसर कैलकुलेट होके आ रहा है 2 3 5 रख के क्रॉस कर लेना, सेटिस्फाई कर जाएगा। अब बेटा ये जो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बट जैसे आज की अभी वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले ये सीखा कि मार्टिन्स रूल पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करके कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और
क्या क्या चीजें आती हैं, उनको कैसे हमको दूर करना है, वो चीजें सीखी। तो और बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट होता है यार कि अगर बोर्ड एग्जाम में मार्टिन्स रूल पे बेस्ड क्वेश्चन आया तो 100% हम 6 में 6 मार्क्स गेन कर लेंगे। पर कई बार क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछ लेता है ना कि आप सॉल्व तो करके आओगे लेकिन सब गलत हो जाएगा, 6 में 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ब्लंडर मिस्टेक, अगर ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में क्या ब्लंडर मिस्टेक करेंगे, पहले तो हम उस मिस्टेक को करेंगे ताकि आपको लगे कि हाँ ये चीज तो हम भी करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया, बच्चे ने क्या किया, कॉपी में लिखना शुरू किया कि भैया हमने सीखा 3 मैट्रिक्स बना दो, फर्स्ट मैट्रिक्स में कोफिशिएंट लिखो, वेरिएबल लिखो, कांस्टेंट लिखो। तो क्या लिखेगा, 1 1 2, फिर 2 3 -1 2 3 -1, फिर 1 3 4 और x y z, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन x y z, और यहां पे क्या आया 7 8 7। और बड़े प्यार से ax बराबर b लिखा, ठीक है, और बड़ा खुश हुआ कि भैया इसमें कुछ है नहीं, a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, 0 नहीं आएगा तो x बराबर a इनवर्स b कर देंगे, सॉल्व करके x y z निकाल के चले आएंगे। फिर जब बाहर निकला उसने आंसर देखा, आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, किसी बच्चे का कुछ आंसर आ रहा है, किसी का कुछ आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सीखो बेटा। इस इक्वेशन में उसने किया ये है कि x y z लिखा है सीक्वेंस, तो यहां x है, फिर y है, फिर z है। बट सेकंड इक्वेशन में क्या लिख दिया उसने, सेकंड इक्वेशन में y को पहले लिख दिया, फिर x को लिखा, फिर z को लिखा। थर्ड इक्वेशन में उसने क्या किया, x पहली पोजीशन पे ही है, सेकंड पे z लिख दिया, फिर y लिखा उसने। तो हम करते क्या है, हम बेटा जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं तो x का कोएफिशिएंट, अगर हमने x का कोएफिशिएंट लिखा है, y का लिखा है, z का लिखा है, तो सेकंड में भी हम क्या लिखेंगे, सेकंड में भी क्या लिखेंगे, x का, y का, z का। थर्ड में भी हम क्या लिखेंगे, x का, y का, z का। पर यहां तो हमने x y z का लिखा, पर यहां हमने पहले y का लिख दिया फिर x का, क्योंकि आदत पड़ी है ऐसे सॉल्व करने की। तो मिस्टेक कहां है भाई, आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, x + y + 2z बराबर 7। ये तो होल्ड है क्योंकि हमने x y z प्रॉपर कॉपी किया है। अच्छा, सेकंड रो को आप जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगी, 2x + 3y और -z, ये बेटा z है, इक्वल टू 8। ये इक्वेशन 2 हमारे हिसाब से आई जो हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई है। पर यहां देखो क्या लिखा, 2y लिखा है, 3x - 7z। तो यही ब्लंडर मिस्टेक है। तो कई बार क्वेश्चन में जानबूझ के ऐसे x और y का ऑर्डर चेंज कर देगा, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपने x y z लिखा है तो सेकंड में भी x को खोजो कहां लिखा है, x 3 है, तो यहां पे क्या लिखोगे 3, फिर y कितना है 2 है, फिर z का कोएफिशिएंट -1। ऐसे थर्ड वाले में क्या करोगे, x का कोएफिशिएंट 1 है, सही है, फिर हम y का लिखते हैं तो y का क्या है 4 है, तो यहां पे 4 आएगा, फिर z का कॉपी करोगे, फिर यहां पे 3 आएगा। और इस क्वेश्चन में कुछ सिखाने लायक नहीं है। अब बस h बराबर b बन गया, आगे आपको पता है बेटा पूरी कहानी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इससे मेन पॉइंट ये था, कई बार ऐसे भी आता है। अभी पिछले हमने इसी में क्वेश्चन में सिखाया, पिछले क्वेश्चन में कि कई बार क्या करता है कि 1 2 3 इक्वेशन लिख के दी उसने, बट जब हमने मैट्रिक्स बनाई तो हमको सीक्वेंस चेंज करनी पड़ गई इक्वेशन की। वैसे भी आ सकता है, या 3x3 का सिस्टम बन रहा है, कहीं से x गायब है, कहीं से y गायब है, कहीं से z गायब है। तो ऐसे केसेस में हमने बताया था जो गायब होगा उसका कोएफिशिएंट 0 बना लेना। फिर हम लोगों ने ये भी सीखा कि कई बार होता यह है कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है वो डायरेक्ट कोई गिवन मैट्रिक्स नहीं, उसका ट्रांसपोज बन जाती है। तो ये जो लास्ट वाला था ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक करता है। मतलब क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान है बट प्रिकॉशन क्या लेनी है वो चीज मैंने आपको बताई। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, आप बड़े आराम से इसको प्यार से सॉल्व कर सकते हो।
तो बेटा आई होप कि आज क्लास में जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और बुक में बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में या जो भी रेफरेंस बुक है बहुत सारे हैं। तो आप घर पे बैठ के प्रॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। और अगर कोई डाउट वगैरह हो बेटा तो आप फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जेएनपी क्लासेस के नाम से है, आप फॉलो कर लो, इसको सब्सक्राइब कर लो। और अगर कोई डाउट है तो आप इस फोन नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज भेज के आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी डाउट्स वगैरह हो आप भेजो, आपको उसके डाउट्स बताए जाएंगे और वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा। बट ये है मेहनत बेटा आप ही को करनी है, तो आप बहुत मेहनत करो और जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर में है एटलीस्ट उतने लगाने बहुत जरूरी है। ठीक है भाई।